नमस्कार। एक बड़ा असेसमेंट आया है और वो असेसमेंट ये कह रहा है कि ईरान में वियतनाम से भी बुरी हार डोनाल्ड ट्रंप की हो चुकी है, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ये असेसमेंट आया है फॉरेन पॉलिसी नाम की एक मैगजीन से। अब फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना ज़रूरी है कि ये कोई छोटी मोटी इल्लू टिल्लू मैगजीन नहीं है। ये मैगज़ीन किसी इंडिया टुडे आउटलुक जैसी मैगज़ीन भी नहीं है। ये मैगज़ीन टाइम मैगज़ीन जैसी भी नहीं है। इसका एक बहुत ही ऊंचा मकाम है और इसकी एक 70 से प्रकाशित हो रही है ये। और इसमें जो इसके जो संस्थापक थे उसमें पॉलिटिकल साइंसेस सैमुअल बी हनिंगटन थे और जर्नलिज्म के वर्ल्ड के टॉप के लगभग सभी पुरस्कार इसको मिल चुके हैं। और 2003, 2007, 2009 में ये पुरस्कार जीत चुकी है। इसके साथ बहुत सारे अमेरिकी जर्नलिज्म के पुरस्कार, इंटरनेशनल पुरस्कार, बहुत बड़ी और बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है। और इसका जो इंटरनेशनल पॉलिसी के मामले में इकोसिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये इंटरनेशनल मामलों में बहुत ईमानदारी से बात लिखती है, इसलिए इसकी बात में वजन माना जाता है और इसको सब तरफ बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है। इसकी रेपुटेशन बहुत है और इसमें जो लेख आते हैं उनका महत्व बहुत होता है। अब इस बार इस मैगज़ीन ने, द फॉरेन पॉलिसी ने, डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे ईरान युद्ध पर क्या कहा है और अमेरिका की क्या दुर्गति हो चुकी है और क्या हो सकती है, उसकी क्या तस्वीर दी है, इसको हम जानेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें पहले से पता हों उसमें जो कही जा रही हैं। पता हो तो अच्छी बात है, और लोगों को भी बताइए कि कहाँ से पता लगी थी। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अमेरिका के एक जाने माने पत्रकार थे डेविड हेरोल्टम। उन्होंने द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट नाम से एक किताब लिखी थी जो अमेरिका के वियतनाम में हार जाने के कारणों की व्याख्या करती थी। और इस किताब को बहुत बड़ी अथॉरिटी माना जाता है कि इस किताब में सही तरीके से बताया गया था कि वियतनाम में अमेरिका ने क्या गलतियां की जिसके कारण वो हारा। और इस एक फॉरेन पॉलिसी का जो लेख है उसमें यही चीज़ दिखाई गई है। लेखक दरअसल उस किताब के अंदर से वियतनाम युद्ध के जो फैक्टर थे उनको निकाल के अभी ईरान वाले युद्ध में जो हो रहा है उसके साथ तुलना करता हुआ चल रहा है। और ये एक अच्छा इंटेलेक्चुअल वीडियो निकल के आ रहा है जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और ये कह रहे, ये किताब बताती है कि जॉन एफ कैनेडी और बाद में लिंडन जॉनसन ने अमेरिका में क्या गलतियां की जिसके कारण वियतनाम युद्ध में अमेरिका फंसता हुआ चला गया। लेखक कह रहा है कि वियतनाम का युद्ध एक सैनिक हार नहीं थी, बल्कि अमेरिका की जो शक्ति है, उसकी रणनीति है, उसकी नाकामी का एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। और ईरान युद्ध में भी वैसी ही गलतियां अमेरिका लगातार कर रहा है। एक बड़ा सवाल हम अक्सर बोलते रहते हैं, इस युद्ध से कर क्यों रहे हो? इस युद्ध का उद्देश्य क्या है? वियतनाम में भी अमेरिका को कुछ खास उद्देश्य नहीं पता था। बार बार लक्ष्य बदल जाते थे, युद्ध में बढ़ता चला जाता था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में भी हर रोज़ कभी हमारा मकसद न्यूक्लियर वो करना है, कभी कहता है हार्मुज खुलवाना है, कभी कह रहा है ईरान को कुछ कुछ बोलता रहता। यानी पूरे अमेरिका को अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो ईरान से लड़ क्यों रहा है। और ये सवाल इन्होंने भी बताया। उन्होंने कहा अंतिम लक्ष्य क्या है, जीत आखिर किसे माना जाएगा, क्या मिल जाएगा तो बोलोगे जीत गए? इन सवालों का स्पष्ट जवाब ना तो वियतनाम युद्ध में था ना इसमें है। और ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों ने रणनीति तैयार की है इस युद्ध की जिनको कुछ पता ही नहीं है किससे लड़ने जा रहे हो, उसकी परिस्थितियां क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। जिनसे लड़ रहे हो उनके बारे में पता नहीं है। तो इस चक्कर में आप पहुंच तो गए लड़ने के लिए, आपको पता ही नहीं था भाई साहब, आप गए वो उसने 4 चमाट मार दी। आपको लग रहा था तो मुझसे डर जाएगा हूल खा के। और इन्होंने ये लिखा है कि काफ़ी हद तक जो रणनीति बनी थी वियतनाम की वो मनमानी थी, गुप्त तरीके से बनी थी। और
उस पर खुलकर चर्चा नहीं होती। ये उस किताब से उठा रहे हैं सारा का सारा, और कह रहा है कि ईरान में भी यही है, असहमति की आवाज़ों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। जो लोग सोशल मीडिया पर समझते नहीं है कि असहमति का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट क्या होता है और उसकी अहमियत डिसेंट की क्या होती है किसी भी समाज की तरक्की में, आगे बढ़ने में, वो इससे समझ लें। यहाँ पर भी ये असहमति को तरजीह नहीं दे रहे हैं। असहमति को तरजीह देना क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि आप आगे दौड़े चले जा रहे हैं बगैर हेलमेट के, एक आदमी कह रहा है वहाँ पुलिस वाला खड़ा है सामने, तो वो आपसे असहमत है, वो चाहता नहीं है कि आप वहाँ आगे जाओ, आप दौड़ जाओगे तो चालान हो जाएगा। अब आप कहोगे अच्छा तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे टोका, मैं तो राष्ट्रपति हूँ। ये होता है असहमति को इग्नोर करना। हर जगह पे दो विचार होते हैं और जो सामने वाला विचार आता है, जो लोग टोकते हैं, पीछे दौड़ के रोक रहा है आदमी, आगे मत जाना गड्ढा है, तुम सुन नहीं रहे हो और तेज दौड़ रहे हो, तो गड्ढे में गिरोगे। तो इसीलिए डिसेंट का, असहमति का बहुत महत्व होता है। इसीलिए संसद बनाई जाती है, इसीलिए विपक्ष बनाया जाता है। नहीं तो सीधे जनता चुन के भेज देती, मोदी जी आज से तुम राज चलाओ, तुम अखंड राजा। तो संसद बनाई ना, इसलिए बनाई, वही उनको रोकें, अगर वो कहीं कुछ कर रहे हैं सवाल उठाएं, उसको लेकर सरकार चर्चा करे, अच्छा ये बात भी सही है, और एक सही नीति बने। अब उस नीति को आप अकड़ बना लो, मैंने बनाई है, मेरी नीति पे सवाल उठाता है। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव, तुम क्या कमी निकाल रहे हो मेरे बिल में जो आजकल लोग लिखते हैं। अगर ऐसे करने लगे तो देश चल गया। तो ये अमेरिका के बारे में भी कह रहा है कि उनके पास में यही था और उसी वजह से ये हारे गए। वो कह रहे हैं कि जो लोग नीति बना रहे हैं उनको कुछ नहीं आता है। अमेरिका में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं, और यही वियतनाम में भी हुआ था। अमेरिका को विश्वास था कि उसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है, और उसके पास बहुत सारी फायर पावर है, बम में सारा हम हिला देंगे। लेकिन युद्ध केवल हथियार हैं और तकनीक से जरिए नहीं जीते जाते। ये लेखक लिख रहा है। उसने लिखा सबसे बड़ी गलती ये थी कि वॉशिंगटन ने पहले से ये तय नहीं किया था कि जीत कैसी दिखेगी, और जीत हासिल नहीं होने की स्थिति में बाहर कैसे निकलना। भैया आपका मकसद क्या है, आपको जाना है वहाँ पे जाके सिनेमा का टिकट खरीदना है। अब आप पहुँच गए, अब सिनेमा हॉल में हैं, वहाँ लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, बुकिंग विंडो पे लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आज मैं कंप्लेंट करूँगा, ये बैठा क्यों नहीं 2 घंटे से विंडो पे, सब कुछ कर लिया। अब आपको ये नहीं पता कि आप गए क्यों हैं। टिकट लेने गए, भाई टिकट नहीं मिल रहा तो वापस आ जाओ ना, आज मैं मैनेजर को ठीक करके आऊँगा। उस तरह का मामला इनके साथ में है कि ये जीत कैसी दिखेगी ये इनको नहीं पता है, ये लिख रहे हैं। और वियतनाम के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई थी उस किताब में कि बहुत अच्छा मैनेजर समझता था उस समय अमेरिका का नेतृत्व, और वही गलती ये कर रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, इनके पास विकल्प कम होते गए। आखिर में 2 रास्ते बचे थे, या तो हार स्वीकार करके बाहर निकल जाएं, या फिर और सैनिक भेजते जाएं एक ऐसे युद्ध में जिसे जीतना मुश्किल था। और ईरान के केस में तो हथियार भी खत्म हो गए भाई, अब तो और सैनिक भेजना तो दूर की बात है। तो फॉरेन पॉलिसी के लेखक को डर है कि ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि ईरान में भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे जीतेंगे। लड़ते जाओ, लड़ते जाओ, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ हार मान के निकल आओ। ये अपने आप में एक एनालिसिस है जो एक मोस्ट रेपुटेटेड मैगजीन जो हैं दुनिया की, उनमें से एक कह रही है। वो कह रही है कि अमेरिकी नेता भले ही गलत फैसले लेते थे, लेकिन फिर भी उस समय कुछ तो टैलेंटेड लोग थे उस वियतनाम के टाइम पे। डोनाल्ड ट्रंप के पास तो सारी फौजी वैसी खड़ी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी हेगसेट जो है, उनको कुछ मैनेजमेंट का आइडिया ही नहीं है, उनको कैसे फैसले लेने हैं। वो अपना एक रिवेंज के उसमें चल रहे हैं, जैसे कि ईरान से दुश्मनी निकालनी है, ये इजराइल के इशारे पे चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसके बारे में लिखी हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब मार्को रूबियो, विदेश मंत्री जो हैं, वो बिल्कुल अनुभव नहीं है उनके पास, वो कैसे विदेश मंत्री हैं। जेडी वांस का भी कहना है कि बहुत तेज़ी से तो ये उपराष्ट्रपति बन गए, लेकिन इनके अंदर निर्णय लेने की उतना अनुभव नहीं है, समझ नहीं है। फॉरेन पॉलिसी कौन समझ रहे हैं? दामाद बाबू, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। इनको डिप्लोमेटिक भूमिका इनकी क्या है, कैसे मैनेज करें, इनको खुद आइडिया नहीं है। ये अपना डील करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए जो है
ये सारी चीज़ें एक साथ गड़बड़ हो गई हैं, मतलब अधकचरे लोग भर लिए हैं ट्रंप ने। ऊपर से ट्रंप का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, एकदम सुपर कॉन्फिडेंट में रहता है। 2 दिन के अंदर हम जो है एकदम कराची में झंडा, क्या था वो पाकिस्तानियों का था ना वो, कि 2 दिन में हम जो है चाय शाम की पंजाब में पियेंगे, अमृतसर में पियेंगे टाइप का, वैसे कॉन्फिडेंस में रहता है। तो ये लिख रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं डुबो रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं उनको बहुत मिलिट्री अफेयर्स की समझ है, लेकिन जनरल से ज़्यादा समझ है, यूरोपीय नेता को ज़्यादा समझते हैं, ये सब ट्रंप बोलते हैं। कह रहे भाई ये गलती तो पहले भी की गई थी। वो कह रहे हैं कि तब भी वियतनाम की त्रासदी में इसी तरह की मूर्खताओं ने भूमिका निभाई थी। और युद्ध का सबसे व्यवहारिक सवाल, क्या अमेरिका के पास इस युद्ध को लंबे समय तक खींचने की कैपेसिटी है? लेखक कहते हैं कि इतना ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं ये लोग, $1.5 ट्रिलियन और मांग रहे हैं, और अमेरिका ने मान लिया है कि अमेरिका को अब हवा से हमला करके नहीं हराया जा सकता। मैंने आपको बताया था अमेरिका अब तो ग्राउंड इन्वेजन के चक्कर में हारमुज में हमले कर रहा था, लेकिन इसको ये समझ में आ गया कि हम हारमुज में भी वहाँ उनको कमज़ोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ईरान की धरती पे पैर कैसे रखेंगे, बूट ऑन ग्राउंड कैसे करेंगे। इससे ये सारी चीज़ें इस लेख में पता चल रही हैं कि वियतनाम से सबक नहीं लिया है अमेरिका ने, इसलिए ईरान में छिल रहा है। अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन चलाने की क्षमता नहीं है। इनका असर केवल मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रहेगा। वो लिख रहे हैं कि अमेरिका हथियार और संसाधन में कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ईरान में सारे हथियार खर्च कर देगा तो ईस्ट एशिया, यूरोप जैसे दूसरे क्षेत्रों में अमेरिका की फौजी तैयारी प्रभावित हो सकती है। नौसेना के लंबे डिप्लॉयमेंट को लेकर भी चिंता जताई। आपने खबर पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो बता दूं, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो उसकी बहुत दुर्दशा हो चुकी है। मैं आपको बता चुका था कि वहाँ पार्टी करने का भी नहीं मिलता है उनको, और वो लगातार बहुत लंबे समय तक, पूरा वीडियो बनाया था मैंने, कई लोगों ने जंप करके मरने की भी कोशिश की पानी में। सैनिक बुरी तरह परेशान है। अब वहाँ की संसद में ये मामला उठा है। अब मामला जब संसद में उठ गया है तो उसको वापस लेने की बात हो रही है। उसकी जगह एक दूसरा भेजा जाएगा समुद्री बेड़ा, विमान वाहक पुत, और अभी भी अगर इनको वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो ये भी अपने आप में चिंता की बात है। और ये कह रहे हैं कि मोरल काफ़ी गिर गया है, कितने सैनिक लाओगे, कहाँ से लाओगे। लेखक कहता है कि युद्ध की कीमत सिर्फ हथियारों और पैसों में नहीं चुकाई जाती, बल्कि सैनिकों पर भी उसका दबाव बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसमें ईरान को कोट किया है। और ये ईरान ने जो बोला है ना एक लाइन, उस लाइन को ये लेखक कह रहा है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या लाइन बोली है? उनका कहना है कि ईरान ने ये बोला है कि भले ही ट्रंप कह रहे हैं कि हमको कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको चुनौती दे दे, हम तक की ताकतवर हो गए, लेकिन ईरान का कहना है कि हम इस छोटे से युद्ध में अच्छी तरह से जान गए हैं कि अमेरिका से कैसे लड़ा जाना चाहिए। हमने अमेरिका से लड़ के सीख लिया कि अमेरिका से कैसे लड़ना। और दूसरी चीज़ ये कि हम जितनी ताकतवर चीज़ समझते थे अमेरिका को, जो हमारे अंदर डर था, वैसा उसके अंदर कुछ नहीं है। यानी पूरी दुनिया की नज़र में अमेरिका का डर निकल गया। मैंने आपको बताया था ना कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की, यही अमेरिका के केस में हुआ। अब सबको पता चल गया है अमेरिका में कुछ दम बम नहीं है। अब जो चाहेगा वो कहेगा कि दम बम नहीं है, मारो बम इसको। क्योंकि अब जो हनक थी, जलवा था, जो उसने परसेप्शन बना के रखा था दुनिया में कि इससे भिड़ना मतलब आत्महत्या करना है, अब लोगों को समझ में आ गया ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका अजेय नहीं रहा, ये मैंने कहा था। फॉरेन पॉलिसी ने कोट किया है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नकवी के एक इंटरव्यू का, जिसमें वो कह रहे हैं 5 महीने में अमेरिका ने इससे लड़ने का ईरान ने वास्तविक अनुभव हासिल किया है, ऑन ग्राउंड हमने सीखा है। और ईरान कह रहा है कि हमने उसको कमज़ोर पाया जो भी है, लेकिन अब इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर ईरान जैसा देश 5 महीने में लड़के सीख गया अमेरिका से कैसे लड़ना है, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात इसलिए है वाशिंगटन के लिए, यानी अमेरिका के लिए, कि अब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई को सब लोग ध्यान से देख रहे हैं।
पूरी दुनिया जान जाएगी कि अमेरिका को कैसे हराया जा सकता है, यानी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और वो कह रहा है कि अब ये अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रही है, और ये वॉशिंगटन की वो गलती है जो वियतनाम में हुई थी। अब वो पूरी तरह से पूरी दुनिया इस लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है, और इसीलिए सब कुछ छोड़ के अमेरिका को वियतनाम जैसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। वो मौका आ गया है जब उसको तय करना है कि वो आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। ये उन्होंने लिखा, और मेरा मानना ये है कि अमेरिका की भलाई इसी में है कि वो पीछे हट जाए। ये 3 महीने पहले से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप पिट गए, बहुत बड़े डॉन हैं आप, आपको किसी ने पकड़ा एकदम कनाल पे से 25 ठूस ठूस मार दिए, जोर जोर से छोले भटूरे दे दिया आपको, उसके बाद क्या होगा? बच्चा बच्चा पीटेगा मोहल्ले में भाई साहब। वही अमेरिका, दादा अमेरिका जो था दुनिया का, उसके साथ में अब हो रहा है। पहले वियतनाम में हुआ था तो उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वियतनाम में इन्होंने भी बहुत तबाही मचाई थी। यहाँ पर ईरान ने इनकी चूड़ी टाइट की हुई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को सब्सक्राइब कर लें। और अमेरिका फ़र्स्ट वाले को ये समझना चाहिए कि भाई साहब, अमेरिका अगर फर्स्ट रखना है तो पूरी दुनिया से पंगे लेना बंद कर दो। नमस्कार, जय हिंद।